तो कहानी की शुरुआत होती है और हम योशी नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसका आज मिडिल स्कूल में आखिरी दिन है और आज वो और उसके सभी दोस्त ग्रेजुएट हो चुके हैं। योशी अपने दोस्त हैस के पास जाता है और कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और एक खाली जगह पर हमेशा की तरह कुछ देर के लिए फाइट ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद योशी हैस से पूछता है कि अब मिडिल स्कूल के बाद वो क्या करने वाला है। हैस बताता है उसने अपनी क्लास में टॉप किया है और एक काफी फेमस हाई स्कूल में उसका एडमिशन पक्का हो चुका है। दोनों ही आगे चलकर एक काफी बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और योशी भी काफी खुश था क्योंकि अब वो हाई स्कूल के लिए डॉर्म में रह सकता था, यानी अब उसे अपने अंकल के घर रहने की जरूरत नहीं थी। साथ ही योशी ने ज़ारो बिजनेस हाई स्कूल में एडमिशन भी कर लिया था और उन्हीं के डॉर्म में रहने वाला था। लेकिन कुछ देर बाद योशी को पता चलता है कि ज़ारो बिजनेस हाई स्कूल में आग लग गई है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। ये जानकर योशी का दिल टूट जाता है और वो रहने की दूसरी जगह ढूंढने लगता है, लेकिन ज्यादातर रूम्स काफी महंगे थे और योशी के बजट से बाहर थे। साथ ही सभी को कोई गारंटर चाहिए था क्योंकि योशी अभी माइनर है और उसके पेरेंट्स भी नहीं है, जिसकी वजह से सभी योशी को उसके अंकल के साथ ही रहने की सलाह देते हैं। योशी याद करता है डॉर्म में रहने की न्यूज सुनकर योशी के अंकल ने उससे कहा था कि वो उनके साथ 6 महीने तक रह सकता है जब तक उसका डॉर्म वापस नहीं बन जाता। लेकिन योशी समझ रहा था कि उसके वहाँ रहने से उनकी कजन ज्यादा खुश नहीं थी, जिसकी वजह से योशी तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रहने की कोई दूसरी जगह ढूंढ कर रहेगा। अब योशी अकेला बैठा था तभी योशी को एक लड़का दिखता है जो उसे सामने रूम पता करने की कहता है। योशी उस ऑफिस में जाता है और वो आदमी बताता है कि उसके पास ऐसा रूम है जो योशी के लिए बिल्कुल सही होगा। वो आदमी बताता है उसके पास एक पुराना स्टोरेज रूम है जहाँ योशी रह सकता है और वहाँ उसे खाना और बाकी सब चीजें भी मिल जाएंगी। साथ ही वो योशी के बजट में भी है। योशी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी डील उसे इतने सस्ते में कैसी मिल रही है, इसलिए वो उस आदमी से पूछ लेता है कि इस डील में कोई दिक्कत नहीं होगी जो उसे इतनी सस्ते में मिल रही है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा हंसता है और कहता है शायद दूसरी जगह पर भूत हो सकते हैं, पर इससे योशी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन वो आदमी योशी को एक काफी बड़ी बिल्डिंग के सामने ले जाता है जिसका नाम कानाबुकी अपार्टमेंट है। अंदर वो रूम 202 में जाते हैं जो योशी का रूम है। योशी अपने खुद के रूम को देखकर काफी खुश होता है, जबकि उस रूम में पहले से बहुत सारे बॉक्स और फर्नीचर था। योशी देखता है उन बॉक्स में से एक बॉक्स उसके फेवरेट राइटर इशिकी की भी थी, जिसे देखकर योशी और खुश हो जाता है। लेकिन तभी इशिकी उसके सामने ही खड़ा दिख जाता है। इसे इशिकी को सामने देखकर योशी थोड़ा हैरान हो जाता है। इशिकी बताता है कि वो काफी टाइम से इसी अपार्टमेंट में रह रहा है और योशी का भी वेलकम करता है। तभी योशी के रूम में एक काइन नाम की लड़की आती है जो हाई स्कूल में 2nd ईयर में है। तभी काइन को पता चलता है कि योशी के पेरेंट्स नहीं है और योशी बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और जब से वो अपने अंकल के साथ रह रहा था और उसके अंकल कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, जिसकी वजह से योशी को बहुत अच्छे से पता था उसके उनके साथ रहने की वजह से उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उसकी कजन को भी पसंद नहीं था कि वो उनके साथ रहे, इसलिए योशी ने ऐसे अकेला चुना जिसमें वो डॉर्म में रह सके। ये सब सुनकर काइन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और योशी के पास आकर कहती है कि उसे इतना कुछ अकेले सहने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में वो सभी मिलकर सारा सामान अपनी जगह पर रख देते हैं और इशिकी योशी से कहता है कि वो योशी को दूसरे लोगों से भी मिलवाना चाहता है, पर अभी सब बाहर है। पर इशिकी बताता है कि योशी को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सभी लोग भी काफी अच्छे हैं। रात हो जाती है और योशी के सामने डिनर आता है और वो इतना अच्छा खाना देखकर हैरान हो जाता है। काइन उसे बताती है कि उनकी कुक रिको ने योशी के लिए आज स्पेशल इतना अच्छा खाना बनाया। योशी सामने देखता है जहाँ रिको अंधेरे में प्लेट साफ कर रही थी। तब योशी एक बच्चे को देखता है जो उसे देख रहा था। फिर वो बच्चा पास की टेबल पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में पूरा रूम अजीब लोगों से भर जाता है। डिनर के बाद योशी काइन से पूछता है कि जितने भी लोग अभी उसे दिखे क्या सभी इसी अपार्टमेंट में रहते हैं। काइन बताता है ज्यादातर यहीं रहते हैं। योशी को काइन से और भी कई सवाल पूछने थे, पर काइन हॉस्पिटल की नाइट शिफ्ट पर चली जाती है और योशी याद करता है उस आदमी ने उसे बताया था कि यहाँ भूत हो सकते हैं, पर योशी ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। तब योशी को एक रूम से कुछ लोगों की गेम खेलने की आवाज आती है तो योशी उनसे बात करने का डिसाइड करता है, पर योशी बाहर से ही उन्हें देखकर डर जाता है और अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर योशी एक दूसरे रूम में जाता है जहाँ जिस बच्चे को उसने पहले देखा था वही बच्चा वहाँ टीवी देख रहा था, पर इस बार योशी उस बच्चे की आर पार देख पा रहा था जैसे वो बच्चा हकीकत में हो ही ना। तभी पीछे से कोई योशी के कंधे पर हाथ रखता है जिससे योशी काफी डर जाता है। असल में वो इशिकी था जो योशी को नहाने के लिए बुला रहा था। अब वो सभी बेसमेंट में बने हॉट स्प्रिंग में आ जाते हैं और योशी हिम्मत से उसे इशिकी से अपार्टमेंट के बारे में पूछ लेता है। अब इशिकी योशी को बताता है कि कानबुकी अपार्टमेंट में स्पिरिट्स और योकाई रहते हैं। हालांकि योशी को ये सब मजाक लगता है क्योंकि उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन तभी इशिकी योशी को उनका लैंडलॉर्ड दिखाता है जो उनके साथ हॉट स्प्रिंग में था और वो एक काफी बड़ा मॉन्स्टर था और जैसे ही वो पानी से बाहर आता है हॉट स्प्रिंग का
का सारा पानी योशी के ऊपर आ जाता है। तब योशी नींद से जागता है और वो देखता है कि वो हैस के साथ है। योशी हैस को बताता है कि उसने अभी कितनी अजीब सपना देखा। तभी हैस योशी से कहता है कि योकाई तो उसके सामने है। योशी हैस की तरफ देखता है और वो एक योकाई में बदल चुका था। तभी योशी फिर से नींद से जागता है और इस बार वो अपने रूम में था। योशी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और वो अपने रूम की खिड़की खोलता है और उसके सामने पेड़ पर बैठी चिड़िया उसे गुड मॉर्निंग कहती है, जिससे योशी फिर से डर जाता है और भाग कर नीचे आ जाता है। सामने योशी को इशिकी खड़ा दिखता है और वो समझ जाता है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वो सपना नहीं था और वो सच में एक योकाई अपार्टमेंट में। इशिकी योशी को इतना डरा हुआ देखकर उससे पूछता है कि अगर वो यहाँ से जाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका सामान पैक कराने में भी उसकी मदद करेगा। तभी काइन काम पर से आ जाती है और योशी देखता है उसकी एक इविल स्पिरिट उसका पीछा कर रही है। योशी काइन की मदद करने जाता है, लेकिन इससे पहले काइन एक स्पेल का यूज करती है और वो स्पिरिट गायब हो जाती है। ये देखकर तो योशी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने काइन को एक नॉर्मल लड़की समझा था। काइन योशी को बताती है कि वो असल में एक एक्सोर्सिस्ट है। कुछ देर बाद योशी हैस को इस सब के बारे में बता रहा था कि उसके अपार्टमेंट पर कितनी अजीब चीजें चल रही हैं। पर तभी योशी के दिमाग में आता है कि अगर वो ऐसे किसी को इस बारे में बताएगा तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा, उल्टा वो पागल लगेगा। अब योशी ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है और वहाँ कुछ इंसान और कई सारे योकाई थे और वो सभी योकाई भी नॉर्मल लोगों की तरह बात कर रहे थे, वर्क और वेकेशन। ये सब सुनकर योशी काफी हैरान हो जाता है। तब योशी वो बच्चा और डॉग वापस देखते हैं। इस बार योशी उनसे डरकर भागता नहीं और उनके सर सहराने लगता है क्योंकि वो दोनों उसे ही देख रहे थे। तभी काइन योशी को बताती है कि इस घर के अंदर एक खास बैरियर है जिसकी मदद से योशी उन चीजों को भी देख सकता है जो उसे बाहर नहीं दिखेंगी। अब इशिकी योशी से पूछता है कि वो यहाँ रुकना चाहता है या उसे अपने अंकल के घर वापस जाना है। योशी याद करता है उसके उनके साथ रहने की वजह से उन्हें कितनी परेशानी हो सकती है और अगर वो अभी वापस गया तो योशी को पता भी नहीं कि उसे अगला अपार्टमेंट कब मिलेगा। काफी सोचने के बाद योशी कहता है कि वो अगले 6 महीने यही रहने वाला है। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और योशी के यहाँ रहने की खुशी में काइन उसके लिए केक लेके आती है। जिसके बाद योशी स्कूल में होता है जहाँ सब नॉर्मली लग रहा था, वो सब ठीक था। फिर योशी स्कूल से अपार्टमेंट आ जाता है और इस बार वो इशिकी से काफी बातें करता है और अपार्टमेंट में रहकर कई दूसरे लोगों को भी जानता है। साथ ही इशिकी योशी को बताता है कि कुछ योकाई बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं, इसलिए उसे उनसे डरने की जरूरत नहीं। अब डिनर टाइम पर सभी के लिए काफी अच्छा खाना तैयार होता है और एक काफी सुंदर लेडी मरीको योशी के साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर योशी काफी शर्मा जाता है और मरीको को पीछे कर देता है, जिससे वहाँ के सभी योकाई काफी डर जाते हैं और योशी को लगने लगता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। पर इशिकी बताता है सभी योशी मरीको की वजह से नहीं डर रहे। तभी एक लड़का जिसका नाम रायू है वो आता है और वो एक साइकिक है। रायू योशी को वेलकम करता है और योशी इस मौके का फायदा उठाकर रायू से पूछता है कि यहाँ इतने सारे योकाई क्यों हैं। रायू योशी को बताता है कि दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में अभी किसी को नहीं पता और ये भी उनमें से एक है, पर लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो दूसरे के बारे में भूल चुके हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें हर चीज याद रखनी चाहिए, पर हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। न ये अपार्टमेंट हमेशा ऐसा रहेगा और न ही योकाई। जिसके बाद योशी स्कूल में था और योशी का दोस्त टेक्नाका योशी को क्लास के बाद उनके साथ घूमने चलने की कहता है। पर तभी एक लड़की टशीरो वहाँ आती है और टेक्नाका को बताती है कि आज योशी बिजी है क्योंकि उसे अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन क्लब में जाना है। योशी टशीरो के साथ जाने लगता है और वो मन में सोच रहा था कि जब से वो हाई स्कूल में आया है हर लड़की उसके साथ काफी नॉर्मल बात करने लगी है, वरना पहले कोई लड़की योशी के पास भी नहीं आती थी और सिर्फ योशी की कजन ही ऐसी लड़की थी जिसे योशी बात करता था। हालांकि वो भी उससे ज्यादा अच्छे से बात नहीं करती थी। योशी को याद आता है एक बार उसके दोस्त हैस ने उसे बताया था कि योशी के आसपास काफी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से कई लड़कियां उससे बात नहीं करती। योशी को लगता है ये जरूर उसके पेरेंट्स की मौत की वजह से हुआ, क्योंकि उसके बाद से योशी ने सबसे बात करना छोड़ दी थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब योशी नॉर्मल लगता है और सभी उससे खुश होकर बात करते हैं, जिसकी वजह से योशी भी काफी खुश था। घर जाते हुए अचानक से योशी को एक झलक दिखती है जिसमें टशीरो को काफी चोट लगी हुई थी। योशी को टशीरो की चिंता होने लगती है और वो टशीरो को चेतावनी देने जाने लगता है, पर योशी लेट हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने टशीरो एक बाइक से टकरा जाती है। टशीरो को काफी चोट आई थी और वो रोते हुए काफी चिल्ला रही थी। योशी टशीरो का हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से एक ग्रीन लाइट आती है और टशीरो के अंदर से एक डार्क ओरा योशी के अंदर जाने लगता है। पर तभी काइन वहां जाती है और योशी के अंदर जा रहे डार्क ओरा को खत्म कर देती है। उसके साथ डिनर करते हुए काइन योशी को बताती है कि योशी के अंदर एक स्पेशल पावर है जिससे वो दूसरे लोगों के साथ सिंक हो सकता है। कुछ देर पहले योशी ने टशीरो की चोट का सारा दर्द ले लिया था और काइन ने आकर योशी के अंदर से सारा दर्द खत्म कर दिया। तभी एक दूसरा योकाई योशी को थोड़ा संभाल कर रहने की कहता है। अगले दिन योशी टशीरो से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि अब वो कैसी है। टशीरो बताती है
है। जब वो यहाँ आई थी सभी डॉक्टर हैरान हो गए थे क्योंकि इलाज से पहले ही टशीरो का खून बंद हो गया था। टशीरो बताती है उसे काफी अच्छा लगा जो यूशी उससे यहाँ मिलने आया। फिर टशीरो यूशी का थैंक्स करते हुए उससे हाथ मिलाती है। अब यूशी स्कूल में था और देखता है कि रिको ने उसके लिए लंच पैक कर दिया है जो काफी अच्छा भी था, जिससे वो काफी खुश था और अपने अपार्टमेंट वाले सभी दोस्तों को याद करके उनका थैंक्स करता है। ऐसा ही कुछ टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और यूशी कुछ एक्स्ट्रा पैसे के लिए एक एक्सप्रेस कंपनी में काम करने लगती है। दूसरी तरफ हैस यूशी को एक लेटर लिखता है और जो कुछ भी उसकी लाइफ में चल रहा है सब बताता है, पर वो दोनों शर्मा कर भाग जाते हैं। अगले दिन यूशी पार्क में होता है तभी उसका दोस्त टेक्नाका उसके पास आ जाता है और यूशी की तारीफ करता है क्योंकि वो इतनी गर्मी में भी काम कर रहा है। फिर टेक्नाका यूशी से कहता है कि क्या वो उसके अपार्टमेंट पे आ सकता है, क्योंकि टेक्नाका को शक था कि यूशी किसी लड़की के साथ रहता है और उसे देखना था कि वो किसी लड़की के साथ रहता है, पर यूशी किसी को भी अपने योकाई से भरे अपार्टमेंट में नहीं ला सकता और वो टेक्नाका को मना करने का बहाना ढूंढने लगता है। इससे पहले टेक्नाका के कुछ दोस्त आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद यूशी वापस अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि अब तो उसे आदत पड़ चुकी थी अलग अलग योकाई के साथ रहने की। योशी इशिकी के साथ बैठा होता है और वो बता रहा था कि यहाँ उसे 6 महीने होने वाले हैं, उसकी गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं, लेकिन इस टाइम का पता ही नहीं चला और उसने कई सारे नए दोस्त भी बनाए। कियोरी सो रहा होता है तभी उसका डॉग भौंकने लगता है। इशिकी ये देख कर कहता है जरूर कियोरी की मदर आने वाली होगी। जैसे योशी सामने देखता है उसके सामने एक मिक्स स्प्रिट खड़ी थी जिसे देखकर वो डर जाता है। इशिकी बताता है कि यही कियोरी की मदर है। फिर योशी को पता चलता है कि ये कियोरी की असली मदर नहीं है। असल में जब कियोरी का जन्म हुआ था उसके फादर उसे और उसकी मदर को छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से कियोरी की मदर काफी गुस्से में रहने लगी और कियोरी को बिल्कुल प्यार भी नहीं करती थी। कियोरी को कभी किसी से प्यार नहीं मिला। फिर एक दिन उसे उसका डॉग मिलता है और उन दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन एक दिन कियोरी की मदर पूरी तरह से पागल हो गई और उसने कियोरी को जान से मार दिया। कियोरी की मौत का बदला लेने के लिए उसके डॉग ने कियोरी की मदर को मार दिया, लेकिन ये सब देखकर वहाँ के लोगों को लगा कि वो डॉग लोगों को मार रहा है, इसलिए उन्होंने कियोरी की डॉग को मार दिया। कियोरी का डॉग चाहता तो जिंदा बच सकता था, लेकिन उसे मरने के बाद भी कियोरी के साथ रहना था, इसलिए वो खुद से मर गया। फिर हमें पता चलता है मरने के बाद भी कियोरी की मदर उसके पीछे पड़े रही, तो कियोरी का डॉग उसे अपने डॉग के पास ले गया और उसने कियोरी को सेफ रखने की विश मांगी। उनकी डॉग ने विश पूरी की और उन्होंने कियोरी को अपने पास रख लिया, पर उन्हें लगता है कि कियोरी को इंसान का प्यार चाहिए, इसलिए उसे इस अपार्टमेंट में ले आई। फिर वो डॉग कियोरी की बॉडी पर उसकी मदर द्वारा दिए चोटे के निशान दिखाती है और बताती है जब तक वो शांत नहीं हो सकती कियोरी की सोल हेवन नहीं जा सकती। ये सब बातें सुनकर योशी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मदर अपने बेटे के साथ ऐसा भी कर सकती है। फिर वो सभी योशी को बताते हैं कि आज कियोरी की मदर यहाँ आने वाली है, इसलिए उन्हें पार्टी की तैयारी करनी होगी, पर योशी को समझ में नहीं आ रहा था इसमें पार्टी करने वाली क्या बात है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि योशी की मदर बैरियर तोड़कर अंदर नहीं आ सकती, इसलिए वो सभी अंदर रहकर पार्टी करते हैं। जिसके बाद योशी अपने पेरेंट्स को याद करता है और थोड़ी निराश हो जाता है। साथ ही हमें पता चलता है जब योशी सिर्फ मिडिल स्कूल में था जब उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए। हालांकि योशी को पता है उसके पेरेंट्स इस तरह से उसे ऐसे अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहते होंगे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। अब सभी अपने अपने काम में लगे होते हैं और काइन योशी को कियोरी और डॉग को अपने साथ रखने का काम देती है जब कियोरी की मदर यहाँ आएगी, पर योशी मना कर देता है क्योंकि वो कियोरी की मदर को देखना चाहता था। ऐसे ही रात हो जाती है और इशिकी एक पेपर बर्ड योशी को दिखाता है जो ऊपर से हर चीज का ध्यान रखता है जिसे कोई भी बिना उसकी परमिशन के अपार्टमेंट में ना घुस सके। तभी कियोरी की मदर वहां आ जाती है और वो अंदर आने लगती है। सभी शांत खड़े थे। ये देखकर योशी पूछने लगता है कि क्या वो कुछ करने नहीं वाले। तभी अपार्टमेंट के गेट पर लगा बैरियर अपना काम करता है और कियोरी की मदर उसे छूते ही दूर जाकर गिरती है। बार बार कियोरी की मदर ऐसे ही कर रही थी। ये देखकर योशी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए पूछने लगता है कि वो अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है और अब वो मरने के बाद भी उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। पर वो लोग योशी को बताते हैं कि वो उसका जवाब नहीं दे सकती क्योंकि अब वो कोई इंसान नहीं है बल्कि बस एक स्पिरिट है जो किसी भी तरह कियोरी तक पहुंचना चाहती है। तभी गॉड स्पिरिट कियोरी की मदर पर लाइटिंग अटैक करते हैं जिससे वो गायब हो जाती है। अब सभी खुश हो जाते हैं और अंदर पार्टी करने चले जाते हैं। फिर योशी काइन के पास जाता है जो कियोरी के पास थी और कियोरी को एक स्लीपिंग टैबलेट देता है जिससे वो आराम से सो जाता है। योशी को अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है और वो सोचने लगता है कि काश वो अभी भी मिडिल स्कूल में ही होता और उसके पेरेंट्स उसके पास होते। ये सब याद करके योशी इमोशनल हो जाता है और काइन के पास रोने लगता है। अगली सुबह योशी उठता है और देखता है सब नॉर्मल हो चुका है और उसकी गर्मियों की छुट्टियों के भी लास्ट दिन बचे हैं। योशी इन दिनों को आराम से बिताना चाहता था और सभी से बात करना चाहता था,
लेकिन तभी टकनाका योशी की अपार्टमेंट में आ जाता है और योशी से कहता है कि उसने उसे कभी बुलाया ही नहीं, इसलिए वो खुद ही आ गया और अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाया है। योशी टकनाका से पूछने लगता है कि उसे यहाँ आने की जरूरत क्या थी। टकनाका बताता है उसे वो अच्छा खाना खाना है जो योशी हमेशा स्कूल लाता है। योशी टकनाका को चले जाने की कहता है, पर वो लोग जा नहीं रहे थे और हर जगह सिगरेट फेंकने लगते हैं। सभी योकाई अनजान लोगों से काफी डरे हुए थे और छुप जाते हैं। योशी टकनाका को जाने की कहता है, पर वो मान नहीं रहा था, तो योशी उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे करता है। इससे टकनाका को लगता है कि योशी उसे नीचा दिखा रहा है, इसलिए वो योशी को मुक्का मार देता है। योशी भी शांत नहीं बैठता और टकनाका को काफी जोर से मुक्का मार देता है, जिससे टकनाका बाहर जाके गिरता है। पर अब टकनाका के दोस्त योशी को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। अब वो लोग बाहर आ जाते हैं जिन्हें योशी ने पहले दिन रूम में देखा था, और वो सभी डीमंस थे जिनसे तो योशी खुद भी डर जाता है। वो गुंडे ऐसे खतरनाक लोगों को देखकर काफी डर जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि ये आदमी ने मास्क पहने हैं। साथ ही उन्हें एहसास होता है कि पेड़ पर से भी कोई उन्हें देख रहा है। इशिकी भी वहां आ जाता है और उनसे कहता है कि दुनिया में कुछ चीजें हैं जिनसे उन्हें पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना वो अपनी जान भी गंवा सकते हैं। वो सभी काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। टकनाका जाते हुए योशी की तरफ गुस्से में देखता है और चला जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है योशी के 6 महीने पूरे हो चुके हैं, इसलिए वो सभी योशी के लिए फेयरवेल पार्टी कर रहे हैं। वो सभी योशी को एक पेंडेंट देते हैं जिससे योशी उन्हें कभी भूले ना। अब हम देखते हैं यूसी का दूसरा टर्म शुरू हो चुका है और वो अपने नए डॉर्म में आ चुका है, जहां वो आते ही कुछ नए दोस्त भी बना लेता है। योशी अपने रूममेट काका से मिलता है जो ज्यादा बात नहीं करता। योशी को लग रहा था शायद डॉर्म में दूसरे स्टूडेंट उसे बुली करेंगे, पर ऐसा नहीं था। तभी योशी एक लड़की को देखता है जिसे उसका रूम नहीं मिल रहा था, तो योशी उसकी मदद करता है, जिससे योशी समझ जाता है कि यहाँ बुली नहीं होते, पर यहाँ कोई दूसरा स्टूडेंट भी मदद नहीं करता। फिर योशी लंच के लिए आ जाता है और वहाँ का खाना बुरा तो नहीं था, पर रिको के खाने जितना अच्छा भी नहीं था। तभी योशी को याद आता है कि एक बार इशिके ने उसे बताया था कि रिको अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती है, पर एक स्टोकर ने उसे चाकू से मार दिया, जिसकी वजह से उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। योशी प्लेट रखता है और देखता है स्टूडेंट्स अपने आप में इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो खाना बनाने वाली लेडी की तारीफ तक नहीं कर रहे थे, जबकि वो खाना इतना अच्छा खाना बना कर दे रही है। योशी अपने रूम में जा रहा होता है, तभी सामने टकनाका दिखता है जो किसी मुसीबत में लग रहा था, तो योशी तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर टकनाका गुस्से में वहाँ से चला जाता है और योशी से कहता है उसे बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। रात में भी योशी टकनाका के बारे में ही सोच रहा था कि उसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि उसने पहली बार टकनाका को ऐसा देखा। योशी अपने रूममेट काका से पूछता है कि वो उसे कुछ बता सके कि क्या हुआ होगा, पर काका ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो सो रहा है। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है और सब नॉर्मल चल रहा था। तभी एक दिन योशी अपने काम पर होता है, तभी उसे सामने वाली बिल्डिंग में पुलिस दिखती है जो कुछ ड्रग डीलर को ले जा रही थी। योशी देखता है कि उन ड्रग डीलर में टकनाका भी शामिल था। अगले दिन सभी स्कूल में यही बात कर रहे होते हैं कि कैसे टकनाका को पुलिस ले गई और वो कितने बुरे लोगों के साथ रह रहा था। योशी को समझ में नहीं आ रहा था कि टकनाका के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और वो सोच रहा था कि अगर वो टकनाका के साथ दोस्ती कर लेता तो शायद वो बुरे लोगों के साथ ना मिलता और आज ये सब ना होता। दूसरी तरफ हैस सोच रहा था कि इतने टाइम से योशी की तरफ से कोई लेटर नहीं मिला। यहाँ योशी भागते हुए कानाबुकी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है क्योंकि वो सभी से मिलना चाहता था, पर अंदर जाने से पहले योशी अपने पैर वापस लेता है क्योंकि उसे याद आता है कि अब वो यहाँ से जा चुका है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और योशी अब भी स्कूल और काम के बीच फंसा हुआ था और विंटर भी आ जाते हैं। अब तो योशी को लगने लगता है कानाबुकी अपार्टमेंट में सच में वैसा कुछ हुआ भी था या वो सिर्फ योशी का एक सपना था। योशी अपने आप को बिजी करने के लिए और भी कई क्लब में ज्वाइन हो जाता है। ये देखकर टशीरो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इतने सारे क्लब में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, पर योशी किसी की सुनता नहीं। योशी अपने रूममेट कागा से बात करने की कोशिश करता है, पर इस बार कागा योशी की बुरी तरह से सुना देता है कि उसे हर इंसान से बात करने की जरूरत नहीं और योशी इतना अच्छा भी नहीं है कि वो उससे बात करे। अब हम देखते हैं योशी हमेशा की तरह क्लब ज्वाइन करता है, स्कूल जाता है और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा अच्छा टाइम बिताता है। पर योशी के दिमाग में चल रहा था कि क्या यही वो नॉर्मल जिंदगी है जो उसे हमेशा से चाहिए थी। तब योशी को एक जानी पहचानी आवाज आती है और वो देखता है वहाँ सारो अपने एम्प्लॉय के साथ खड़ा है। हमें पता चलता है सारो कानाबुकी अपार्टमेंट का एक योकाई है जो बाहर इंसानों के बीच जॉब भी करता है। योशी सारो से पूछता है कि सब कैसा चल रहा है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। योशी सारो से पूछता है कि उसने अपने एम्प्लॉय को अकेला छोड़ दिया और यहाँ आ गया, इससे उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा। सारो योशी की चिंता ना करने की कहता है क्योंकि उसके सभी दोस्त काफी अच्छे हैं, क्योंकि सारो भी उनके साथ काफी अच्छे से रहता है। योशी सोचने लगता है सारो एक योकाई है और वो सालों से इंसानों के बीच काम कर रहा है। वो कंपनी में ज्वाइन होता है और कुछ टाइम बाद वहाँ से छोड़ देता है, ऐसे ही वो सालों से कर रहा है। योशी सारो से पूछता है कि वो ऐसे नॉर्मल लाइफ क्यों जीना चाहता है। सारो बताता है क्योंकि हमेशा से वो एक इंसान बनना चाहता था, क्योंकि इंसानों की जिंदगी काफी कमाल की होती है और ये बात पता होने के बाद एक दिन वो मर जाएंगे। ये चीज उन्हें और कमाल बना देती है। सारो की बातें सुनकर योशी रोने लगता है और कहता
कहता है ये बिल्कुल सच है कि इंसान की जिंदगी कमाल है। सारो यूशी को रोता हुआ देख उससे पूछता है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है। यूशी कहता है वो सारो की इतनी अच्छी बातों के लायक नहीं है क्योंकि वो टेकनाका को बचा नहीं पाया और कागा को दोस्त भी नहीं बना पाया। सारो यूशी को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एक योकाई है और वो कई सालों से यहाँ है, इसलिए वो बता सकता है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे, इसीलिए यूशी को कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यूशी सारो से बाकियों के बारे में पूछने लगता है कि बाकी सभी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। अगले दिन हम हैस का घर देखते हैं जहाँ हैस की सिस्टर उससे पूछती है कि यूशी कहाँ है क्योंकि कई दिनों से वो घर नहीं आया। हैस बताता है यूशी बस हाई स्कूल में बिजी है, पर हैस को याद आ रहा था कि ऐसे ही पहले भी यूशी ने अपने आप को अकेला कर लिया था जब उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी। तभी हैस के फादर वहाँ जाते हैं और हैस से यूशी की चिंता ना करने की कहते हैं क्योंकि यूशी एक स्ट्रॉन्ग लड़का है और वो जो सोच ले उसे करके रहता है। फिर हैस के फादर किसी से बात करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि हैस यहाँ रो रहा है और भीख मांग रहा है कि यूशी उससे बात कर ले। और अपने फादर की ऐसी बातें सुनकर हैस को गुस्सा आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर तो यूशी से बात कर रहे थे। ये जानकर तो हैस शर्मा कर लाल हो जाता है। जिसके बाद हैस यूशी से शाम को मिलता है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बात करने पहुंच जाते हैं। यूशी हैस को अपने क्लब के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि वहाँ सब कितना अच्छा है और उसे कितना मजा भी आता है। हैस खुश था ये जानकर कि उसका दोस्त किसी दिक्कत में नहीं है और अपने नए स्कूल और नए दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है। यूशी ये भी बात बताता है कि वो एक ऐसे इंसान से मिला उससे काफी ज्यादा उम्र का है और उसने यूशी को कई सारी एडवाइस दी जो उसके काफी काम आ सकती है। हैस बताता है दूसरे लोगों से एडवाइस लेनी काफी अच्छी बात है क्योंकि हर इंसान अपनी अलग जिंदगी जी रहा है, यानी सभी के पास अपना अलग एक्सपीरियंस होगा, तो अगर यूशी उनके एडवाइस लेगा तो उनका एक्सपीरियंस यूशी की काम आएगा। अब हैस बताता है कि वो कई दूसरे लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है जिससे आगे चलकर वो काफी सक्सेसफुल बन सके। हैस से काफी बात करने के बाद यूशी को समझ आता है कि हैस अब भी अच्छे फ्यूचर को लेकर काफी सोचता है और यूशी को इसमें हैस की मदद करनी चाहिए, पर उसे अभी ये नहीं पता कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। हैस एक दिन यूशी से मिलने उसके डॉम में उसकी कजिन सिस्टर रिको आती है और रिको को अचानक वहाँ देखकर यूशी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि छुट्टियों के टाइम पर तो रिको उससे मिलने नहीं आई और अब वो उससे मिलने आई है। पर उन दोनों के बीच कितनी भी अनबन होती हो पर रिको ये देखकर खुश थी कि यूशी सही से रह रहा है क्योंकि उसे भी थोड़ी यूशी की चिंता थी क्योंकि अब काफी टाइम हो गया यूशी को अकेले रहते हुए। अब वो दोनों रिवर के पास बात करने आते हैं और योशी को अब भी लग रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से रिको को उससे मिलने आना पड़ा। फिर रिको एक लेटर दिखाती है जो उसने योशी के लिए लिखा था और उस लेटर में रिको ने बताया था कि वो योशी के जाने से कितनी खुश है। अब रिको योशी को बताती है कि उसने कभी योशी से नफरत नहीं की, वो बस योशी के साथ रह नहीं पाती थी क्योंकि योशी हमेशा अपनी फीलिंग्स को काफी अजीब तरह से पुश करता था जो काफी अजीब लगता। अब रिको योशी से माफी मांगती है क्योंकि वो इतने सालों तक योशी के साथ सही से नहीं रही। रिको ये सब बताते हुए इमोशनल भी हो जाती है और रोने लगती है। रिको की बात यूशी को काफी अच्छी लगती है और वो आखिरकार अपना मन बना लेता है कानाबुकी अपार्टमेंट वापस जाने का। जिसके बाद हम देखते हैं यूशी वापस कानाबुकी अपार्टमेंट पहुंच जाता है जहां उसे वापस देखकर सभी काफी खुश होते हैं और यूशी के वापस आने की खुशी में पार्टी भी रखते हैं। यूशी वापस आकर काफी खुश था और बताता है उसने यहाँ की हर चीज काफी मिस की थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप को भूल रहा है। तभी यूशी देखता है वहाँ एक नया मेंबर भी है जिसका नाम फिरो हानिया है। इशिकी बताता है कि फिरो हानिया भी यूशी की तरह यहाँ से चला गया था और अब कई साल बाद वापस आया है। फिरो हानिया बताता है कि वो अफ्रीका गया था क्योंकि उसे एक बुक ढूंढनी थी पर उसे वो बुक मिली नहीं और उसे खाली हाथ वापस आना पड़ा। फिरो हानिया यूशी को अजीब बुक्स के बारे में बताता है और यूशी को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि इस तरह की बुक सच में है। फिरो हानिया यूशी को यकीन दिलाता है कि वो सच बोल रहा है और एक बॉक्स खोलकर यूशी को कई सारी बुक्स दिखाने लगता है। सभी वो बुक्स देखने लगते हैं पर यूशी को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यूशी की नजर एक बुक पर जाती है और काइन भी कुछ अजीब फील करती है। फिर काइन बताती है बुक्स में काफी आसानी से लोगों की मेमोरी रह जाती है जिसकी वजह से उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी भी बन सकती है। फिर काइन सभी बुक्स को देखने लगती है और उसे उसी बुक में से कुछ महसूस होता है जिसे यूशी भी काफी ध्यान से देख रहा था। फिर हानिया बताता है कि उसने ये बुक खुद नहीं खरीदी, उसे ये बुक एक बुक के बदले में ली थी। यूशी और काइन उस बुक को देखते हैं और वो एक टैरो कार्ड के बारे में थी पर हर पेज के नीचे कुछ अजीब लिखा था जिसका मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर हानिया को लगने लगता है कि ये बुक काफी खास है और वो उसे महंगे में बेचने की कहता है पर काइन उस बुक को वापस ले लेती है और अपने मास्टर को दिखाने की कहती है। अगर उनके मास्टर ने कह दिया कि ये बुक सेफ है उसके बाद फिर हानिया इसे कहीं भी बेच सकता है, लेकिन अगर कुछ गलत सामने आया तो फिर हानिया को ये बुक वापस नहीं मिल सकती। फिर काइन काम पर चली जाती है। अब यूशी मैजिक और मैजिक बुक्स के बारे में और बहुत सारे नॉलेज लेता है क्योंकि इससे पहले उसे नहीं पता था कि मैजिक सच में होता है। यूशी को फिर हानिया से पता चलता है कि बुक्स में लिखे वर्ड्स भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इनसे इंसान की सोचने की पावर बढ़ती है। अगर उनके पास कोई इमेज
इमेज नहीं होगी, सिर्फ वर्ड्स होंगे, तो उन्हें खुद से सोचकर इमेज अपने दिमाग में बनानी होगी। यूशी को भी ये बात बिल्कुल सच लगती है, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी तब उसके पास बुक पढ़ने के अलावा कोई और मनोरंजन का साधन नहीं था, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था और कोई उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करता था। इसलिए यूशी पूरे दिन घर में बैठकर सिर्फ बुक पढ़ता था। जिसके बाद काफी देर की बातचीत के बाद यूशी और फिर हानिया साथ में हॉट स्प्रिंग में आ जाते हैं। फिर हानिया यूशी से पूछता है कि वो यहाँ वापस क्यों आ गया, जबकि वो अपनी तरह नॉर्मल लोगों के साथ रह सकता था। यूशी बताता है उसे यहाँ की वैल्यू जब समझ आई तब वो यहाँ से चला गया था और इस जगह ने उसे इतना प्यार दिया कि उसे वापस ही आना पड़ा। दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ मरी को आ जाती है और उसकी वजह से उन्हें जल्दी से भागना पड़ता है। फिर यूशी सोने आ जाता है और काफी जल्दी सो भी जाता है, लेकिन तभी यूशी के सामने काफी तेज लाइट चमकती है और वो देखता है वो मैजिक बुक उसके सामने रखी है। तभी उस मैजिक बुक में से एक स्पिरिट बाहर आती है जिसका नाम फूल है और वो यूशी को अपना मास्टर बताती है। पर यूशी इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस सो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था वो जरूर कोई सपना देख रहा होगा। पर फूल उसे सोने नहीं देता। यूशी उठ जाता है और पूछता है कि वो उसका मास्टर कैसे बन गया। फूल उस मैजिक बुक का एक पेज खोलता है और इस बार यूशी नीचे लिखा वो वर्ड पढ़ रहा था। फूल बताता है कि यूशी ने उस पर लगी सील खोल दी, इसीलिए अब से वो उसका मास्टर है। अब फूल यूशी को बताता है कि ग्रेट मैजिक बुक है जिसका नाम हाई रेस है और उसके अंदर 78 मॉन्स्टर और ग्रेट मेज है जिन्हें समन और कंट्रोल किया जा सकता है। पर जो बुक यूशी के हाथ में है वो उसका छोटा वर्जन है जिसमें 22 मॉन्स्टर है। फूल बताता है बुक बनाने वाला पहले ही मर चुका है और ये बुक कई लोगों के हाथ लगी है, पर आज तक कोई भी इस पर लगी सील नहीं तोड़ पाया। सिर्फ यूशी ही ऐसा इंसान है जिसने ये कर दिखाया। फिर यूशी एक जिन को समन करने की कोशिश करता है और उसका नाम लेते ही जिन यूशी के सामने आ जाता है। यूशी उसे बहुत सारे पैसे मांगता है, लेकिन जिन यूशी को सिर्फ एक सिक्का देकर चला जाता है। अब फूल बताता है कि उस ग्रेट बुक का सिर्फ छोटा वर्जन है तो उनके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है। फूल यूशी को दूसरी स्पिरिट समन करने की कहता है, स्पिरिट ऑफ विंड सर्फी। यूशी जैसे ही उसे समन करता है इतनी तेज हवा आती है कि यूशी की खिड़की टूट जाती है। फिर यूशी चाओ को समन करता है, लेकिन वो सिर्फ एक उल्लू था। आखिर में यूशी कैटसिक को समन करता है और वो सिर्फ एक बेकार बात करने वाली बिल्ली थी जो किसी काम की नहीं थी। यूही समझ जाता है ये बुक और इसके अंदर की स्पिरिट किसी काम की नहीं है, इसलिए वो निराश होकर वापस सोने चला जाता है। अगले दिन यूशी हेस से मिलने जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उनका सारा मूड खराब कर देते हैं। वो दोनों रेस्टोरेंट से जाने का फैसला करते हैं, पर वो गुंडे उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं। हैस उन्हें उनके सामने से हटाने की कहता है, पर वो गुंडे उल्टा हैस को ही घेर लेते हैं। पर हैस उन पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर उनमें से एक हैस को रोकने की कोशिश करता है तो हैस उसे उठाकर उनकी बाइक पर फेंक देता है। अब हैस वापस से जाने लगता है और किसी की वापस हैस को रोकने की हिम्मत नहीं होती। यूशी हैस से पूछता है कि क्या उनका ऐसे जाना सेफ होगा। कुछ ही देर बाद वो गुंडे वापस से हैस और यूशी को ढूंढते हुए आ जाते हैं। हैस और यूशी उनसे छुप जाते हैं और एक खाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो एक टूटे हुए घर में आ जाते हैं। यूशी हैस से कहता है कि वो तो ब्लैक बेल्ट है तो उसे अपनी फाइटिंग स्किल से उन्हें डरा कर भगा देना चाहिए। पर हैस बताता है ये तरीका सिर्फ उन लोगों पर काम आता है जिनके पास दिमाग होता है। पर आज गुंडे अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए यहाँ वो तरीका काम नहीं आएगा। तभी उन्हें बाहर से गुंडों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। यूशी और हैस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ फूल आ जाता है और यूशी से पूछता है कि क्या उसे उसकी मदद चाहिए, जिससे यूशी को अब यकीन हो जाता है कि पिछली रात उसने जो कुछ भी देखा था वो सपना नहीं था। वही यहाँ फूल को देखकर हैस की आंखें फटी रह जाती हैं और फूल हैस के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो यूशी का लॉयल सर्वेंट है। यूशी हैस को बताने की कोशिश करता है कि उसने एक सपना देखा था जिसमें मैजिक बुक में कुछ स्पिरिट्स थे, पर हैस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो यूशी को सब सही से बताने की कहता है। लेकिन अब वो गुंडे गेट पर आ चुके थे और किसी भी वक्त गेट तोड़कर अंदर आ सकते थे, इसलिए उन्हें जल्दी से कुछ करना था। फूल यूशी को डेविल पेस को समन करने की कहता है। हैस ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे लग रहा था कि कुछ काफी स्ट्रॉन्ग और बड़ा आने वाला है, लेकिन आखिर में वहाँ एक छोटा सा पपी आ जाता है। पर फूल बताता है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 200 साल में वो पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। फिर यूशी हिपोग्रिफ को समन करता है और वहाँ एक काफी बड़ा पक्षी आ जाता है। यूशी कहता है वो दोनों इस पर बैठकर यहाँ से जा सकते हैं। हिपोग्रिफ अकेले ही वहाँ से उड़ जाता है। फिर फूल बताता है कि हिपोग्रिफ एक काफी प्राउड पक्षी है, अगर उन्हें इस पर बैठकर उड़ना है तो उन्हें बैठने की ट्रिक आनी चाहिए। अब यूशी किसी दूसरे स्पिरिट को ढूंढने लगता है जो उनकी मदद कर सके। तभी हैश यूशी को वाटर स्पिरिट बुलाने की कहता है और यूशी ऐसा ही करता है, लेकिन वहाँ किसी स्ट्रॉन्ग वाटर स्पिरिट की जगह एक छोटा सा बादल आ जाता है जिससे वहाँ बारिश होने लगती है। अब हैश यूशी को रोक देता है और कहता है इतना काफी है। फिर हैश यूशी को उसका
प्लान बता, तभी गुंडे गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और यूजी हैस के प्लान के हिसाब से इलेक्ट्रिकल स्पिरिट को समन करता है, जिससे एक छोटा अटैक होता है। पर वो अंदर आए कुछ गुंडे के लिए काफी था, लेकिन एक गुंडा बच जाता है और वो उन्हें मारने के लिए चाकू निकाल लेता है, पर हैस उसका हाथ पकड़कर उसे गिरा देता है। पर अब भी कई गुंडे बचे थे, तो यूशी हिपोग्रिफ को फिर बुला लेता है, जो इतना खतरनाक था कि सिर्फ उसे देख कर ही बचे हुए गुंडे डर जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, जिससे हैस और यूशी को भागने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद यूशी हैस से पूछता है कि उसे वाटर और लाइटनिंग स्पिरिट के बारे में कैसे पता था, जिस पर हैस बताता है कि 4 एलिमेंट्स हमेशा हर मैजिक सिस्टम का हिस्सा जरूर होते हैं, जिसमें फायर, वाटर, अर्थ और विंड आते हैं। अब वो दोनों कानाबुकी अपार्टमेंट के सामने आ जाते हैं और यूशी हैस से पूछता है कि क्या वो उसके साथ अंदर चलना चाहेगा, पर हैस मना कर देता है और जो कुछ भी चल रहा है वो सब उसे संडे के दिन बताने की कहता है। अब यूशी अंदर आ जाता है और काइन जल्दी से यूशी के पास आ जाती है और उसे बताती है कि जो मैजिक बुक फिरोहाइने ने उसे दी थी वो गायब हो गई है, जिसकी वजह से काइन काफी टेंशन में लग रही है। पर यूशी काइन को अपने बैग से निकालकर वो बुक दिखाता है और बताता है कि वो बुक उसके पास थी। साथ ही वो सभी पूरी सच्चाई बताता है जो कुछ उसके साथ हुआ और उसे बुक के बारे में पता चला। काइन कहती है जरूर यूशी की किस्मत में लिखा होगा कि उसे बुक मिलनी है, साथ ही वो अजीब पावर भी यूशी के पास ही है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। यूशी सोचता है जब से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी उसने ये मानना ही छोड़ दिया था कि उसके साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है, पर जब ये यूशी कानाबुकी अपार्टमेंट में आया उसकी सोच बदल रही है, क्योंकि तब से उसके साथ चीजें काफी अच्छी भी हुई है। पर यूशी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उस बुक के साथ क्या करना चाहिए। बाकी सभी यूशी को वो बुक रखने की कहते हैं, क्योंकि अगर यूशी कभी बुरी स्पिरिट के बीच फंस गया तो वो बुक की मदद से बच सकता है। फिर वो सभी यूशी की उसकी स्पिरिट दिखाने की कहते हैं। यूशी स्पिरिट ऑफ डेथ को समन करता है। हमेशा की तरह सभी सोच रहे थे कि काफी स्ट्रॉन्ग और खतरनाक स्पिरिट आएगी, लेकिन आती एक छोटी सी स्पिरिट जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। यूशी काफी निराश हो जाता है, पर काइन यूशी के पास आती है और बताती है कि ये अच्छी बात है कि यूशी की स्पिरिट कमजोर है, क्योंकि समन हुई स्पिरिट अपने मास्टर की लाइफ एनर्जी लेती है, और अगर यूशी के पास वो ग्रेट मैजिक बुक हाइरेस होती तो शायद अब तक यूशी मर भी चुका होता। फिर काइन कहती है कि उन्हें यूशी की इस पावर को ट्रेन करना होगा, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके और उसकी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग हो। और अगले दिन यूशी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और काइन यूशी को सुबह सुबह उठा देती है और उसे पानी में खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से यूशी को पहले से ही बहुत ठंड लग रही थी। ऊपर से काइन यूशी के ऊपर और पानी डाल देती है। यूशी को समझ में नहीं आ रहा था कि काइन ऐसा क्यों कर रही है। फिर काइन उसे बताती है कि इससे उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी। यूशी 2 घंटे तक लगातार यही ट्रेनिंग करता है और उसके बाद हॉट स्प्रिंग में नहाने आ जाता है। फिर यूशी पेट भर खाना खाता है और काइन यूशी को बताती है कि वो पूरे 2 घंटे तक इसलिए पानी में खड़ा रह पाया क्योंकि उसने काफी अच्छा कॉन्सेंट्रेट किया। पर यूशी को ज्यादा अच्छे से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो काइन उसे एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताती है, जिसे बजाते हुए इंसान को पता तक नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई, क्योंकि उस टाइम वो इंसान पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होता है। बिल्कुल ऐसे ही यूशी ने भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया, इसलिए उसे भी टाइम का पता नहीं चला। तभी कियोरी यूशी के पास आ जाता है और यूशी उसे गले लगा लेता है, क्योंकि पूरे अपार्टमेंट में वो अकेला ऐसा था जो यूशी को ट्रेनिंग कराने की नहीं कहता। फिर यूशी थक कर सो जाता है, पर कुछ ही देर में काइन उसे फिर उठा देती है और खाना खाने के लिए सिर्फ एक ब्रेड देती है। फिर काइन यूशी को एक रूम में ले जाती है और उसे एक पेपर देती है। अचानक से उस पेपर के वर्ड्स यूशी के चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिससे उसे काफी अजीब लग रहा था। यूशी समझ जाता है अगर उसने ज्यादा खाना खाया तो उसे जल्दी उल्टी हो जाती। काफी देर बाद काइन यूशी के पास वापस आ जाती है और यूशी को बताती है कि इस बार उसने पूरे 5 घंटों के लिए कॉन्सेंट्रेट किया। यूशी भूख से तड़प रहा था और काइन उसे सिर्फ एक पानी का गिलास देती है, जिसके बाद और ट्रेनिंग होती है। फिर जाकर यूशी को खाना मिलता है और यूशी फिर से पेट भर खाती है। रोज यही करना यूशी की रूटीन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अब भी एक चीज यूशी के दिमाग में चल रही थी कि हैस ने उससे हर चीज बताने की कही थी। तभी हैस का ही कॉल आ जाता है और यूशी उसे सब बताने का तय करता है। पर यूशी कुछ कहता है इससे पहले हैस यूशी को बताता है कि कल वो उसके अपार्टमेंट में आने वाला है। अब अगले दिन यूशी काफी हिम्मत करके अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था और हैस का वेट कर रहा था। तभी हैस अपनी बाइक पर वहां आ जाता है और उसके पास कुछ बॉक्स भी थे। हैस सीधा अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और हैस सबसे पहले काइन से मिलता है और काइन हैस का वेलकम करती है। हैस तुरंत ही काइन को फ्लावर देता है और उसका थैंक्स करता है जो कुछ भी उसने यूशी के लिए किया है। हैस साथ में कुछ चॉकलेट भी देता है। काइन इससे काफी खुश हो जाती है और अपार्टमेंट में बाकी लोगों से हैस को मिलवाने लगती है। यूशी का ख्याल रखने के लिए हैस सबका थैंक्स करता है और सभी को काफी अच्छे गिफ्ट भी देता है। तभी हैस को याद आता है यूशी ने उसे बताया था कि उसके अपार्टमेंट में योकाई भी रहते हैं, तो हैस उनसे मिलने की कहता है। हैस योकाई में से सबसे पहले कियोरी और उसके डॉग से मिलता है। हैस काफी हैरान होता है जानकर कि वो उन्हें छू भी सकता है, तो हैस उनसे और बाकी के योकाई से भी मिलता है। साथ ही हैस उस रूम के डीमन से भी मिलता है और हैस सभी को गिफ्ट भी देता है, जिससे सब हैस के दोस्त बन जा रहे
रहे थे और हेस का बात करने का तरीका भी काफी अच्छा था। आखिर में हेस शेफ रिको से मिलता है और उनका थैंक्स करता है जो वो योशी को इतना अच्छा खाना बना कर खिलाती है। फिर हेस रिको को हैंड क्रीम देता है जिससे रिको काफी शर्मा जाती है। सब योकाई से मिलने के बाद हेस और योशी बैठकर बात करते हैं और योशी हेस की तारीफ करता है वो सभी से काफी अच्छे से मिला, उसके बात करने का तरीका काफी अच्छा था। हेस योशी को याद दिलाता है कि वो दूसरे लोगों से बात करने की प्रैक्टिस करता है, इसलिए पहले से काफी अच्छा तो वो हो चुका है। तभी कॉइन हेस से कहती है कि उसे यहाँ डिनर तक रुकना होगा, पर हेस बताता है कि वो आज तो यहाँ सोने की सोच कर आया है। ये सुनकर योशी थोड़ा हैरान हो जाता है और हेस से पूछने लगता है कि वो यहाँ सोने वाला है। हेस योशी को धक्का देकर कहता है कि वो दोनों एक ही बेड पर एडजस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद हेस खाना खाता है और हॉट स्प्रिंग भी इंजॉय करता है। आज वो दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि सभी योकाई में बदल चुके हैं। फिर वो दोनों बाहर बैठ जाते हैं और योकाई हेस के पास आकर उससे उसके लिए बुक पढ़ने की कहता है। हेस कियोरी के लिए बुक पढ़ने लगता है और योशी से बात भी करता है। तभी वहाँ फिरो हानिया भी आ जाता है और शिकायत करने लगता है कि इतनी अच्छी वाइन वो सभी अकेले पी गई। इशिकी बताता है कि योशी का दोस्त ये वाइन लाया था। फिरो हानिया हेस से बात करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या उसे अजीब नहीं लगता कि उसका दोस्त ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ बहुत सारे योकाई हैं। हेस बताता है अगर योशी यहाँ रहकर खुश है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। सभी काफी एंजॉय कर रहे थे और मजा भी कर रहे थे, लेकिन तभी भूकंप आता है जिसकी वजह से सब शांत हो जाते हैं। लेकिन सब देखते हैं कि जमीन भूकंप की वजह से हिल नहीं रही, बल्कि फिरोहानिया जो सूटकेस लाया है उसमें कुछ ऐसा है जो काफी तेज हिल रहा है। तभी वो सूटकेस खुलता है और उसमें से 3 सर बाहर आते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। योशी और हेस उन्हें देखकर काफी डर जाते हैं। फिर रोहानिया बताता है कि जरूर उन्हें अपार्टमेंट की स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब कर ली होगी, इसलिए ये बाहर आ पाए। वो अटैक करने लगते हैं और योशी उनसे बचता है और योशी सोचता है कि यहाँ वो अकेला है जो उनसे फाइट कर सकता है। और योशी अपनी बुक निकालने वाला था पर फिर रोहानिया उसे मना कर देता है और कहता है वो खुद भी इस तरह के बुक्स मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है। फिर रोहानिया अपनी बुक निकालता है और एक अटैक उन तीनों सर को खत्म कर देता है। ये देखकर योशी काफी हैरान हो जाता है और फिर रोहानिया से कहता है कि वो कौन है। फिर रोहानिया स्माइल करते हुए जवाब देता है कि वो बुक मास्टर है, जिससे योशी और हेस को लग रहा था कि फिर रोहानिया एक बुक स्टोर ओनर है। फिर रोहानिया बताता है कि वो मैजिकल बुक का मास्टर है और उसके पास उसकी अपनी मैजिकल बुक है और वो बुक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। इससे बुक के अंदर जो भी पावर होगी वो उसका यूज कर सकता है। फिर रोहानिया बताता है कि उसके पास 7 सेज बुक है जिसमें 7 सेज की पावर है और वो उनकी पावर का जैसे चाहे वैसा यूज कर सकता है। योशी फिर रोहानिया से पूछता है कि ये बात उसने पहले क्यों नहीं बताई जब वो परेशान हो रहा था। फिर रोहानिया हंसता है और बताता है वो योशी से अलग लेवल पर है, इसलिए उसे इतनी छोटी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर रोहानिया योशी से कहता है कि उसे बुक से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। फिर रोहानिया हेस से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और हेस को यकीन नहीं हो रहा था कि उड़ने वाले तीनों सर ने अभी उनके ऊपर अटैक किया, पर योशी उसे याद दिलाता है कि आखिर में सब सही हुआ। हेस को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे ऐसी अजीब चीजें भी देखने को मिलेगी। योशी हेस को सोने की कहता है और हेस ये जानकर कभी नहीं सो सकता कि वो एक ऐसे अपार्टमेंट में है जो योकाई से भरा है। ये जानकर योशी भी अपने शुरुआत के दिन याद करता है कि उसने शुरू के दिन भी कितने डर के साथ निकाले थे, लेकिन इतना कुछ देखने के बाद भी हेस खड़ा होता है और कहता है ये काफी अच्छी जगह है। ये सुनकर योशी अपने दोस्त को गले लगा लेता है। तभी वो देखता है कि कियोरी उन्हें देख रहा है तो हेस कियोरी को भी अपने पास बुला लेता है और वो भी उनके बीच में सो जाता है। ये देखकर हेस योशी से कहता है कि वो एक फैमिली की तरह लग रहे हैं। हेस फादर है और योशी मदर। ये सुनकर योशी गुस्से में आ जाता है और चिल्ला देता है, जिसकी वजह से कियोरी की नींद टूट जाती है और वो रोने लगता है। तभी फूल आ जाता है और योशी को म्यूजिक स्पिरिट बुलाने की कहता है। योशी भी ऐसे ही करता है और म्यूजिक स्पिरिट का गाना सुनकर कियोरी तुरंत ही सो जाता है और साथ में ही हेस और योशी भी सो जाते हैं। अगले दिन हेस चला जाता है और सभी योकाई उसे बाय करते हैं। हेस के जाने के बाद योशी भी अपनी रोज की ट्रेनिंग पर लग जाता है और इशिकी ये देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि योशी के स्कूल वापस से शुरू हो चुके हैं, पर अब भी वो ट्रेनिंग कर रहा है। काइन कहती है मेज बनने के लिए काफी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पर योशी कहता है वो यहाँ मेज बनने की कोशिश नहीं कर रहा। इशिकी कहता है कि योशी एक हाई स्कूल मेज बन सकता है जो स्कूल के बाद मॉन्स्टर को मारता हो, पर योशी इसके लिए साफ मना कर देता है और कहता है उसे सिर्फ एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ चाहिए। फिर योशी स्कूल के लिए निकल जाता है और सोचता है अब वापस उसकी नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ शुरू हो चुकी है। लेकिन तभी योशी देखता है फूल उसके साथ है और उसके बैग में मैजिक बुक भी थी, जबकि योशी ने जानबूझकर उसे घर पर छोड़ा था। अब योशी वापस नहीं जा सकता, इसीलिए वो फूल को उसकी जेब से ना निकलने की कहता है। हालांकि आसपास के लोगों को लग रहा था कि योशी अपने से ही बात कर रहा है। जिसके बाद योशी क्लास में आ जाता है और योशी के पास टशीरो आ जाती है और उससे कहती है कि वो दोनों पिछले 1 साल से क्लासमेट है। टशीरो की दोस्त कहने लगती है कि जरूर किस्मत उन्हें मिलवाना चाहती है, क्योंकि योशी ने टशीरो की जान बचाई थी। योशी ये सुनकर शर्मा जाता है, पर फूल योशी की तारीफ करता है क्योंकि वो लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है। स्कूल में सब पहले जैसा ही था, बस उनका इंग्लिश टीचर बदल गया था।
और नया वाला इंग्लिश टीचर मीरा काफी गुस्सैल था और उसे समझाना भी मुश्किल था। सभी बात करने लगते हैं कि जरूर मीरा के साथ पिछले स्कूल में कुछ गलत हुआ होगा। फिर यूसी घर आ जाता है। वो मीरा को सामने देखता है जो कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलता हुआ देख रहा था, पर मीरा इतने ज्यादा गुस्से में लग रहा था कि उसका गुस्सा उसकी आंखों से दिख रहा था। अपने आप यूशी का मीरा को मुक्का मारने का मन करने लगता है, पर कुछ गलत होता इससे पहले यूशी वहां से चला जाता है। हम देखते हैं फूल भी मीरा में से कुछ सेंस करता है। अब यूशी पूरी तरह से अपनी रोज की जिंदगी में लौट चुका था और वो हमेशा की तरह स्कूल आ जाता है और जॉब करता है और वापस घर आकर आराम करता है। साथ ही अब हैस खाली टाइम में यूशी के अपार्टमेंट आ जाता है और कियोरी के साथ खेलता है और यूशी को भी ये काफी अच्छा लगता है। तभी रायो वापस आ जाता है और यूशी हैस को रायो से मिलवाता है। फिर यूशी रायो को अपनी मैजिकल बुक दिखाता है। रायो काफी ध्यान से बुक देखता है और बताता है इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये यूशी आराम से इन्हें सिखा सकता है। देखते ही देखते बाकी सब आ जाते हैं और रायो के वापस आने की खुशी में पार्टी करने लगते हैं, जिसके बाद बाकी सब हॉट स्प्रिंग के लिए आ जाते हैं और यूशी रायो के कंधे पर लगे चोट के निशान को देखकर उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ। फिर वो हानिया बताता है कि कभी कभी स्पिरिचुअलिस्टिक क्राइम को सॉल्व करने में भी मदद करते हैं और रायो बताता है उसने कुछ टाइम पहले पुलिस की मदद की थी, जिसमें उन्हें एक बिल्डिंग से कुछ लोगों को बचाना था, पर उन बुरे लोगों ने बचाने के लिए पूरी बिल्डिंग को ही ब्लास्ट कर दिया, पर सभी ने मिलकर उन लोगों को बचा लिया था। फिर हानिया बताता है कि एक बार उसने कुछ खास बुक्स गुंडे से चुराई थी और तब उसके पैर पर गोली लगी। इसी की बताता है एक बार एक फैन गर्ल ने उसके ऊपर चाकू से अटैक कर दिया था, पर वो किसी तरह से उससे बच गया था। सभी अपनी लाइफ के कुछ खतरनाक पलों के बारे में बता रहे थे। हैस और यूशी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने खतरनाक पलों के बारे में वो सब सोचकर हंस कैसे सकते हैं। अब यूशी और हैस रूम में आ जाते हैं और हैस कहता है यहाँ जितने भी लोग हैं सब सच में एडल्ट हैं और जिन लोगों के साथ इससे पहले हैस रहता था वो सिर्फ मतलब ही थे और अपने फायदे के लिए हैस के साथ रहते थे। कुछ देर बाद अचानक से अपार्टमेंट हिलने लगता है और यूशी बाहर देखने के लिए खिड़की खोलता है, पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर अपनी आंख से यूशी की तरफ देख रहा था और उससे काफी पास भी खड़ा था, जिसे देखकर यूशी काफी बुरी तरह से डर जाता है। तभी रायो बाहर आता है और यूशी को बताता है कि वो मेरो जीरो है, वो काफी टाइम से बाहर था और कई दिनों से वापस आया। फिर वो सभी मेरे जीरो के साथ बैठते हैं और खाना खाते हैं। अब मेरे जीरो बताता है कि पहले उसके जैसे लोग और इंसान साथ ही रहते थे, लेकिन जब इंसान गिनती में ज्यादा हो गए तो अलग दिखने वालों को अपने पास से भगा दिया। ये जानकर यूशी काफी निराश होता है, पर मेरे जीरो बताता है हर इंसान बेकार नहीं होता, जहाँ वो रहता है वहाँ भी कुछ लोग उसके बारे में जानते हैं, फिर भी उसके साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं। फिर वो सभी साथ में काफी इंजॉय करते हैं और फिर मेरे जीरो वहाँ चला जाता है, जिसके बाद हैस और यूशी सो जाते हैं और हैस यूशी से कहता है कि उसे बेकार की चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं यूशी के स्कूल के बाहर बहुत सारा इविल ऑरा जमा हो रहा था। अगले दिन टिशोरी यूशी के पास आती है और उससे कहती है उनके स्कूल में भूत है। यूशी उसकी बात मजाक में लेता है तो टिशोरी बताती है उनकी उनके जिम रूम के स्टोर रूम में जो भी आता है उसे हमेशा अजीब लगता है, जैसा उन्हें कोई देख रहा है, इसलिए जल्दी अब वहाँ कोई आता नहीं। टिशोरी उसे काफी डर जाती है, पर यूशी को अब इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। लंच हो जाता है और सभी लड़कियां हमेशा लंच में यूशी के पास आकर बैठ जाती हैं। यूशी उनसे पूछती कि वो हमेशा लंच में उसके पास आके क्यों बैठती हैं। वो लड़कियां बताती है कि उन्हें यूशी का खूबसूरत लंच देखना होता है जो उसके लिए रिको बनाकर बेचती है, पर इस वजह से क्लास के दूसरे लड़के यूशी से काफी जल रहे होते हैं क्योंकि हर लड़की सिर्फ यूशी से ही बात करती है, पर इससे दूसरी लड़कियों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब भी लड़कियां उसी भूत की बात कर रही थी, पर यूशी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी फूल यूशी से बात करने की कहती है और यूशी उसे चुप रहने की कहता है। लड़कियां ये चीज नोटिस कर लेती हैं और यूशी से उन्हें दिखाने की कहने लगती हैं कि उसकी जेब में क्या है, पर यूशी उनसे वो छुपा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी आवाज हो जाती है और मीरा उन पर काफी जोर से चिल्लाता है और उन्हें क्लास में शैतानी ना करने की कहता है। ये सुनकर सभी लड़कियों का मूड खराब हो जाता है और वो कहने लगती हैं कि लंच ब्रेक चल रहा है और वो शैतानी भी नहीं कर रही। अब यूशी छत पर अकेले में आ जाता है और फूल से कहता है कि उसे कुछ बारे में बात करनी है। फूल कहता है अभी वो जिस बारे में बात कर रहे थे यूशी को उसका पता लगाना चाहिए और अगर सच में कुछ पता चलता है तो उसकी स्पिरिट यूशी की मदद करेगी। फिर यूशी स्पिरिट ऑफ फॉर्चून को समन करता है और 3 लड़कियां निकलती हैं जो आपस में लड़ रही थी। यूशी इनकी लड़ाई रोक कर उनसे पता लगाने की कहता है कि जो कुछ स्कूल में भूत वाली बातें चल रही हैं वो सच भी है या नहीं। अब वो तीनों एक काफी बड़ा बाउल निकालती हैं और अपने मैजिक से पता करने लगती हैं, पर उन्हें कुछ पता चलता इससे पहले वो वापस लड़ने लगती हैं और इससे यूशी को काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें जल्दी से काम करने की कहता है। अब उनके बाउल में काफी सारी मिट्टी आ जाती है और वो यूशी को बताती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मिट्टी से जुड़ा है। बस इतना बताकर वो चली जाती है और यूशी को कंफ्यूज छोड़ देती है। अब हम देखते हैं यूशी की इंग्लिश क्लास थी और अब उसके टीचर मीरा काफी नॉर्मल बर्ताव कर रहे थे और सभी से
सही से बात कर रहे थे। टिशोरी को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो योशी से मीरा के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कहती है। पर योशी को लड़कियों के इतना करीब जाता देख हर लड़का योशी से काफी चिढ़ा रहता था। जिसके बाद योशी जा रहा होता है तभी कुछ लड़के उसके सामने आ जाते हैं। योशी से कुछ लड़कियां उनके साथ भी शेयर करने की कहते हैं, पर योशी उनसे डरता नहीं और आंख से आंख मिलाकर बात करता है। पर एक लड़का योशी को पीछे से लात मार देता है। अब योशी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो इतनी आसानी से कुछ नहीं कर सकते। तभी फूल योशी के हाथ में मैजिक बुक देता है और योशी एक बनी नाम की स्पिरिट को समन करता है, जिससे ब्लास्ट होता है और वो लड़के दूर जाके गिरते हैं। तभी योशी किसी के आने की आवाज सुनता है तो अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी शाम योशी सभी को आज जो कुछ हुआ उस बारे में बताता है। सभी योशी की तारीफ करते हैं कि इस बार योशी ने अपनी आवाज उठाई, ना कि पहले की तरह जो वो शांत से सब सह लेता था। इसके लिए भी योशी उन सभी का थैंक्स करता है, क्योंकि आज वो इतना उनकी वजह से बदल पाया है। पर फूल काफी गुस्से में था और योशी से उनका यूज इन बेकार की चीजों में ना करने की कहता है और उस भूत की स्टोरी पर ध्यान देने की कहता है। अब अगले दिन योशी जिम रूम में पहुंच जाता है, पर पहले वो फूल को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो क्यों हमेशा उसे घोस्ट के बारे में पता लगाने की कहता है। फूल बताता है कि वो चाहता है योशी हर बुरी चीज को खत्म करे और अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर बने। साथ ही वो दोनों मिलकर एडवेंचर पर जाएं और दुनिया घूमे। योशी फूल से बात कर ही रहा होता है तभी वहाँ टिशोरी आ जाती है और फूल गायब हो जाता है। टशीरो बताती है कि वो भी यहाँ घोस्ट के बारे में पता करने आई थी। अब वो दोनों स्टोर रूम में आ जाते हैं और अंदर आती योशी को फील होता है कि यहाँ जरूर कुछ है और फूल भी बताता है यहाँ कुछ गलत है। अब वो दोनों कुछ ढूंढने लगते हैं और उन्हें कई सारी चीजें मिलती हैं जो ड्रामा क्लास में यूज होती होंगी। तब योशी की नजर एक गत्ते पर जाती है जो दीवार में चिपका था। योशी उसे हटाता है और देखता है कि किसी ने लड़कियों की खेलते हुए ड्राइंग बनाई है। फिर उसे काफी गुस्से में काटा है। योशी उस जगह पर खड़ा होता है और देखता है वहीं का खिड़की भी है जिसके बाहर जो भी कोई खेल रहा होगा अंदर से साफ दिख जाएगा। टशीरो कहती है ये जरूर मीरा का काम होगा, पर योशी बताता है कि ड्राइंग की कुछ इंक काफी पुरानी है और मीरा तो कुछ टाइम से आया है, इसका मतलब जरूर कोई और होगा। योशी देखता है किसी की नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये पूरी दीवार ऐसे बन गई और जरूर कोई लड़कियों को खेलता देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। तभी मीरा वहाँ आ जाता है और टशीरो को पकड़ लेता है और उन दोनों से पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। योशी कुछ बताता इससे पहले वहाँ एक डाक और आ जाता है और मीरा के अंदर चला जाता है। मीरा पूरी तरह से बदल जाता है और टशीरो को एक हाथ से उठाकर योशी की तरफ फेंक देता है। वो दोनों पीछे पड़े डब्बों पर गिर जाते पर उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती और जब वो खड़े होते हैं तब तक मीरा वहाँ से जा चुका था। टशीरो काफी गुस्से में आ जाती है और मीरा के बारे में सब पता करने की कहती है। अब योशी वापस छत पर आ जाता है और फूल को काफी डांटता है क्योंकि उसने मीरा के आने के बारे में उन्हें नहीं बताया। अब योशी उस डार्क ओरा के बारे में पता करने की कोशिश करता है और उसे काफी कुछ पता चलता है, जैसे कि वो डार्क ओरा किसी ऐसे इंसान का हो सकता है जिसके साथ उसकी काफी टाइम पहले कुछ बुरा हुआ हो और अब वो किसी को ढूंढ रहा हो जिसका यूज करके वो अपना गुस्सा खत्म कर सके। फिर हम मीरा को देखते हैं जिसके पास एक लड़की अपनी रिपोर्ट लेकर आई थी, लेकिन तभी उसके सर में काफी तेज दर्द होने लगता है और उसे हर लड़की को देखकर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मीरा बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद योशी स्कूल से घर वापस आ रहा होता है और वो देखता है मीरा को स्कूल ले जाया जा रहा था। ये देखकर योशी तय करता है उसे पता लगाना ही होगा यहाँ चल क्या रहा है। पर योशी याद करता है उसने हैस से वादा किया था कि वो और अजीब चीजों में नहीं पड़ेगा, पर उसे अपना ये वादा अब तोड़ना होगा क्योंकि उसे पता करना ही होगा कि उसका टीचर सच में किसी मॉन्स्टर द्वारा प्रोसेस हो रहा है या नहीं। अब योशी इस बारे में अपने अपार्टमेंट के दोस्तों को बताता है और इशिकी उसे मीरा का एक्सोर्सिज्म करने की कहती है, जिससे अगर उसके अंदर कोई इविल स्पिरिट होगी तो वो भाग जाएगी। पर इशिकी ये भी बताता है कि वो इतनी आसानी से मीरा पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता, उससे पहले मीरा की फैमिली से भी परमिशन लेनी होगी और अगर वो ऐसी किसी चीज की परमिशन लेने जाएगा तो वो लोग उसे पहले पागल समझेंगे। सारो बताता है पहले तो हालत और ज्यादा खराब थी, जो लोग इविल स्पिरिट से परेशान थे उन्हें पागल समझा जाता था, इसलिए उन्हें मार दिया जाता था या उन्हें उनके घरों से भगा दिया जाता था, यहाँ तक कि उनकी फैमिली वालों से भी कोई बात नहीं करता था। ये सब जानकर योशी काफी परेशान हो जाता है और लेट जाता है। तभी कियोरो वहाँ आता है और योशी के मुंह में खाना भर देता है क्योंकि जब से वो यहाँ आया था उसने कुछ भी नहीं खाया था। कुछ ही देर बाद जब योशी के पास टशीरो का कॉल आता है और वो बताती है कि वो उसकी अपार्टमेंट के बाहर है, उसे कुछ पता चला है जो उसे योशी को भी दिखाना है। योशी बाहर आकर टशीरो से मिलता है और टशीरो उसे बताने लगती है कि इससे पहले मीरा सिर्फ लड़कियों की हाई स्कूल में टीचर था और मेरा ड्रामा क्लब में भी सिखाया करता था, पर एक दिन मीरा की लड़कियों से लड़ाई हो गई जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बदल गया और वो वापस उस स्कूल में कभी नहीं गया, इसलिए उसे यहाँ उनके स्कूल में भेज दिया गया है। योशी धीरे धीरे समझने लगता है और बताता है मीरा पहले से लड़कियों की वजह से परेशान था और वो उनसे नफरत करता था, वही वो मॉन्स्टर भी लड़कियों को पसंद नहीं करता था, इसलिए मीरा उस मॉन्स्टर के लिए काफी अच्छा शिकार बन गया। दूसरी तरफ अचानक से मीरा के अंदर वापस से लड़कियों के लिए गुस्सा भर जाता है। वहीं टशीरो और योशी मीरा को देखने हॉस्पिटल आ जाते हैं। योशी बाइक लगाने लगता है और टशीरो आगे जाने लगती है, लेकिन तभी मीरा टशीरो के सामने आ जाता है और वो टशीरो को चाकू से मारने वाला था, लेकिन तभी योशी ये देख
देख लेता है और ब्लास्ट स्पिरिट को फिर बुला लेता है, जिससे ब्लास्ट होता है और मीरा दूर जाके गिरता है। अब योशी मीरा का चाकू फेंक देता है और इस तरह से मीरा को लिटा देता है जैसे वो बस ब्लास्ट से गिर गया हो। योशी जानता था कि मीरा ये खुद से नहीं कर रहा और वो पुलिस को बताएगा तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। योशी टशीरा को उठाता है और किस्मत से उसने भी कुछ नहीं देखा था कि अभी क्या हुआ। अब योशी घर वापस आ जाता है और काइन को वापस देखकर काफी खुश होता है। फिर योशी काइन को सब बताता है जो कुछ हुआ। काइन योशी को ज्यादा चिंता न करने की कहती है क्योंकि मीरा उसकी वजह से पोजेस नहीं हुआ है, पर अब भी योशी को लग रहा था कि ये सब उसकी गलती है। तो काइन योशी को बताती है कि ये सब मीरा के साथ होना ही था और शायद ये उसकी किस्मत थी क्योंकि मीरा पहले से ही लड़कियों के साथ खुश नहीं था और वो स्पिरिट भी बिल्कुल ऐसे ही थे, इसलिए शायद ये मीरा के साथ होना ही था। काइन बताता है कि टशीरो पूरे स्कूल में काफी पॉपुलर लड़की है और इसी वजह से टशीरो का मीरा का पहला टारगेट बनना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो जरूर अपनी बातों से मीरा को गुस्सा दिला देती होगी। योशी बताता है चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने टीचर को बचाना चाहता है क्योंकि अगर उसकी किस्मत में उस मॉन्स्टर से मिलना लिखा है तो योशी से मिलना भी है, इसलिए योशी उसकी मदद करेगा। अगले दिन योशी मीरा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे काफी अच्छे से बात करता है और मीरा भी योशी से सही से बात करता है। लेकिन तभी वहाँ टशीरो आ जाती है और योशी को बात पूरी होने के बाद छत पर बुलाती है। हम देखते हैं टशीरो को देखते ही मीरा पूरी तरह से बदल जाता है और अब वो अलग ही गुस्से में दिख रहा था। योशी मीरा के लिए फ्लावर लेने जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मीरा चुपचाप छत पर जाने लगता है और टशीरो को पकड़ लेता है। तुरंत योशी भी छत पर आ जाता है और कुछ करता है इससे पहले वो देखता है मीरा के अंदर से सारा डार्क ऑरा टशीरा के अंदर चला जाता है और टशीरो एक पेपर में बदल जाता है। तभी हमें पता चलता है ये सब काइन ने किया है और अब वो डार्क ऑरा हमेशा के लिए उस पेपर में कैद हो गया है। योशी देखकर काफी हैरान हो जाता है कि काइन ऐसा भी कुछ कर सकती है। तभी मीरा को होश आता है और काइन मीरा से कहती है कि उसे जरूर समझ भी नहीं आ रहा होगा कि अभी क्या हुआ, पर अब सारी बुरी चीजें खत्म हो चुकी हैं और मीरा को सिर्फ वापस ठीक होने का ध्यान देना चाहिए। योशी मीरा को उसके रूम में ले जाने की कोशिश करता है पर मीरा योशी का हाथ हटा देता है और उनसे कहता है उन्हें पता भी नहीं है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो कितना बुरा था और वो कभी कुछ नहीं बोल सकता। मीरा बताता है वो एक टीचर की तरह अपना काम पूरा कर रहा था। वो सभी स्टूडेंट को बेस्ट एक्टिंग सिखाने की कोशिश कर रहा था पर उसके स्टूडेंट ने ही उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा दिया और मीरा की बनाई सालों की इज्जत एक पल में खत्म कर दी। योशी मीरा से कहता है उसे किसी भी स्टूडेंट को इतना ज्यादा ऑर्डर नहीं देना चाहिए था कि वो ऐसा कदम उठाने पर उतर आए। फिर योशी को काइन मीरा को छत पर छोड़ कर चले जाता है और मीरा काफी जोर जोर से रोने लगता है। अगले दिन योशी स्कूल आता है और टशीरो से मिलता है। योशी याद करता है जो कुछ पिछले दिन हुआ था और सोचता है कि सिर्फ डार्क ऑरा के चले जाने से मीरा अच्छा इंसान नहीं बन जाएगा और कहता है अभी भी उसने कुछ ना सीखा हो। योशी को एक लेटर मिलता है जिसमें किसी ने उसे स्टोर रूम में बुलाया था। योशी को लगता है जरूर वही लड़के होंगे जिसने पहले उसे डराने की कोशिश की थी। योशी स्टोर रूम में पहुंच जाता है पर अचानक से मीरा उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देता है पर योशी बच जाता है और मीरा से कहता है कि उसे एक अडल्ट की तरह अपनी परेशानियों को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उनसे भागना चाहिए। और मीरा कहता है कि अगर वो सब खत्म कर देगा तो उसे आराम मिलेगा और वो इसकी शुरुआत योशी से करेगा। पर मीरा वापस से चाकू से अटैक करने लगता है। अब योशी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वो मैजिकल बुक निकाल लेता है और एक ब्लास्ट करता है जिससे बहुत सारी चीजें टूट जाती हैं और योशी के ऊपर भी काफी बड़ी लकड़ी की अलमारी गिर जाती है। योशी हिल नहीं पा रहा था तो फूल उसे उसी नायक को समन करने की कहता है। योशी भी ऐसे ही करता है और नाइट योशी के ऊपर से वो अलमारी हटा देता है। योशी देखता है मीरा बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में अब भी चाकू था तो योशी उसे वैसे ही छोड़ देता है जिसे टीचर आए और उसे ऐसे ही देखे जिससे सब खत्म हो जाए क्योंकि अब मीरा ने योशी पर अटैक किया, लेकिन आगे चलकर वो दूसरे स्टूडेंट पर भी अटैक कर सकता है। शाम हो जाती है और योशी पूरी तरह से पट्टियों में घर वापस आता है और वो हर चीज सबको बताता है कि वो मीरा को ठीक नहीं कर पाया। इशिकी योशी से कहती है कि अगर वो अपने हाथ में पानी रखता है तो वो सारा पानी हाथ में नहीं रोक सकता, कुछ तो गिरेगा ही। वैसे योशी कभी सबको बचा नहीं सकता, इसलिए दुखी होने की जगह जो पानी उसके हाथ में है उससे खुश होना चाहिए। उसी रात हैस भी वहाँ जाता है और योशी को काफी मारता है और सुनाता है क्योंकि उसने फिर से अपने आप को खतरे में डाल लिया। अब हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ योशी को कुछ गुंडों ने घेर रखा था और फूल योशी को हिपोग्रिफ को समन करने की कहती है, पर इस बार योशी वहाँ से भाग जाता है और हंसने लगता है। अब गर्मियों की छुट्टियां वापस से आ जाती है और हम देखते हैं योशी की स्पिरिट ट्रेनिंग पहले से मुश्किल हो चुकी थी। अब योशी पानी के साथ वर्ड्स को पढ़ने की भी कोशिश कर रहा था पर यह काम काफी मुश्किल था क्योंकि पानी की वजह से योशी कुछ सही से पढ़ नहीं पा रहा था। योशी इतना थक जाता है कि जैसे ही काइन उसे रोकने की कहता है योशी गिर जाता है। उसके बाद काइन अपनी दूसरी ट्रेनिंग करता है और वो इतना थक जाता है कि अब वो सो जाता है और उसे पता तक नहीं चलता। कई दिनों तक योशी का यही रूटीन रहता है और कुछ ही दिनों में काइन नोटिस करती है कि अब योशी पानी के साथ भी अच्छे से पढ़ पा रहा था और थक कर गिर भी नहीं रहा था, लेकिन इस ट्रेनिंग की वजह से योशी का वजन काफी कम हो जाता है। अब काइन एक दिन का योशी को रेस्ट देती है पर योशी उस दिन भी आराम नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि आज उसने बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं की। तो योशी बाहर चला जाता है और याद करता है पहले जब उसके पास कोई दोस्त नहीं थे और बात करने के लिए कोई नहीं था तब भी वो ऐसे ही बाहर घूमने चला जाता था। अब
यूशी एक कुर्सी पर बैठता है और उसे पता तक नहीं चलता कि वो कब सो जाता है। जब यूशी उठता है तब शाम हो चुकी थी और वो वापस घर चला जाता है। जिसके बाद ट्रेनिंग करते हुए यूशी को ऐसा लगता है जैसे वो आसमान में है और उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। यूशी ये सब काइन को बताता है और वो बताता है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। यूशी अपनी लिमिट से आगे बढ़ चुका है और अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर यूशी कई दिनों बाद वापस से नॉर्मल खाना खाता है और वो रिको की काफी तारीफ करता है। अब रायो के जाने का टाइम हो जाता है और यूशी उससे पूछता है क्या वो सिर्फ उसकी ट्रेनिंग देखने के लिए रुका था। रायो बताता है वो यूशी की प्रोग्रेस काफी इंजॉय कर रहा था। फिर रायो जाने से पहले यूशी को उसकी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए गिफ्ट देता है और वो काफी जोर से यूशी के सर पर अपना सर मारता है और बताता है कि उसने उसे थर्ड आइज दी है। यूशी इस बारे में इशिकी से पूछता है और वो उसे काफी कुछ बताता है कि अब यूशी ऐसे भी कई चीजें को देख सकता है और समझ पाएगा, वो जो पहले नहीं कर पाता था। हालांकि यूशी को इशिकी की आधी बात समझ में नहीं आती, पर अब यूशी पहले से काफी खुश लग रहा था, जो देखकर सभी काफी खुश थे।